Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. And in a continuation to our series of accounting principle, we are going to study some other accounting principles and concepts. So, good morning, dear students. अपनी सीरीज को यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. So keep watching this video till end and clear all your concepts related with accounting principles. So in today's video, the first concept which we are going to study is money measurement concept. It means only those transactions will be recorded which are capable of being expressed in terms of money. As we all know, we have studied this thing in the features of accounting also when we were studying that how to keep the accounting records. हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटिंग में जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. इन दिस केस मीन्स कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी यही चीज़ बोलता है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर वो आपके मनी मेजरमेंट को अफेक्ट करता है यानी मनी को अफेक्ट करता है. ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स वो इवेंट रिकॉर्ड होंगे जो कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं. बिकॉज कोई भी ऐसा इवेंट विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, if there is a conflict between the production manager and employees, it can result in strike also. यानी कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर या कोई भी मैनेजर है उसके और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हो सकता है कि उससे स्ट्राइक हो जाए. अब स्ट्राइक होगी तो ऑब्वियसली है फर्म को फाइनेंशियल लॉस होगा. लेकिन ये जो चीज़ है यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है या स्ट्राइक है इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में बिकॉज ये मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है. And why other things are being recorded in terms of money only? Because at the end of the year, when we'll be preparing the financial statements to determine whether the firm is running and profit or loss, we'll be expressing the figures in terms of money only. यानी जब हम ईयर एंड में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं ये जानने के लिए कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो उस टाइम पे भी सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं आप क्लासीफाई करते हैं वो मनी के टर्म्स में होते हैं और इसीलिए आप उन्हें कंपेयर कर पाते हैं. आप कभी भी उनको क्वांटिटी के फॉर्म में यानी अगर क्वालिटी बेसिस पे आप चलें तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज अगर वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो रही है तो फिर उसको रिकॉर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता बिकॉज आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक में अगर हमारे पास 5,000 रुपीज़ के गुड्स हैं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव वैल्यूड इट. मीन्स उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज़ 5,000 रुपीज़. बट अगर हम उसे क्वांटिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करें, सपोज मेरे पास मेरा बिजनेस है मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैं टेलीविज़न सेट्स जो मार्केट में सेल करता हूँ, तो अगर मेरे पास 5 टेलीविजन्स हैं रखे हुए यानी एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक मेरा 5 टेलीविजन्स का है तो मैं 5 टेलीविजन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे उनकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मनी और ये हमने पहले वीडियोज़ में भी पढ़ा है. So if transaction is important but it is qualitative in nature or it cannot be expressed in terms of money, so it will not be recorded in the books of accounts. This is money measurement concept. So the next concept is accounting period concept. We all know that a firm needs to prepare its accounting statements or the financial statements within a period of 1 year. Imagine a situation where you have not been calculating the profits or the losses at the end of the year and you have continued your firm for 10 years. And after 10 years, when you are winding up your firm, that time you are analyzing the details of the transaction and then you are trying to find out why you were in such a situation that you have winded up your firm. यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक एग्जांपल आप कंसिडर करें कि आपने एक फर्म को स्टार्ट किया, आपने उस फर्म को लगातार रन किया फॉर 10 ईयर्स. आपने हर ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करी तो आपको ये पता ही नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ. लेकिन 10th ईयर में जब आप फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं यानी कि फर्म आपकी इस सिचुएशन में आ चुकी थी कि आप नहीं चला सकते थे उसको, तो आपने फर्म बंद कर दी एंड दैट टाइम आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन को पिछले 10 साल के एंड ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि फर्म को बंद करना पड़ा. तो क्या ये सिचुएशन या ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग के जो आप 10 साल बात कर रहे हैं क्या ये सही है? नहीं. एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न वाई the lifetime, entire lifetime of a firm is being divided into smaller
टाइम गैप्स और वी कैन से नंबर ऑफ इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स। अब जनरली एक अकाउंटिंग ईयर जो होता है, यानी अकाउंटिंग पीरियड एक अकाउंटिंग ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब कि 1 साल का टाइम गैप। इन केस ऑफ आर कंट्री इंडिया, जनरली हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। कुछ कंपनीज के केस में एंड इन केस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पर 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर जो होता है उनका अकाउंटिंग पीरियड होता है। इन दैट पर्टिकुलर टाइम गैप दे हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंटिंग transactions, they have to record their transaction and they have to prepare their accounting statements या financial statements. And on the basis of these financial statements, you can easily determine whether the firm is earning profit or loss. अब आपको जब ये पता चल जाएगा कि फर्म प्रॉफिट में या लॉस में है, देन यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। तो अगर हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फर्म शुड बी रिकॉर्डेड एंड शुड बी एनालाइज्ड within a specific time interval so that a firm can determine whether it is running in profits or losses, and according to that it can take corrective actions to improve its situation। यानी कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी फर्म की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेक्टिव एक्शंस लेंगे ये आप तभी कर सकते हैं। यानी आपके केस में, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में जब हम व्हेन वी आर स्टडिंग इन अ स्कूल और हम कॉलेज में जाते हैं, हम नंबर ऑफ एग्जाम्स, नंबर ऑफ टेस्ट देते हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के गैप में होते हैं। क्यों होते हैं उसका एक सिंपल सा रीज़न है। मान लीजिए मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए? तो उसके लिए एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि आपने उस जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं या कहीं पे अगर एक पर्टिकुलर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी आप नहीं कर पा रहे हैं अगर उस चीज़ पे परफॉर्म, तो क्यों नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। तो सेम थिंग अप्लाइज टू द फर्म ऑल्सो, कि फर्म में भी आप फर्म रन कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट, तो कहाँ पर कौन सा पॉइंट ऑफ डेविएशन है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको टाइम इंटरवल में, यानी जनरली 1 ईयर में आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। अब उसके बाद फर्म्स क्या करती हैं, अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। यानी जनरली क्वार्टरली भी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली भी रिलीज होते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे दैन उसमें हमने पढ़ा होगा कि आज इस पर्टिकुलर कंपनी को इस फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, हाफ ईयरली भी बनाते हैं, एंड एट द ईयर एंड तो फिर कंपलसरी है ही जो उनको बनानी है, वो उनका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस रिफ्लेक्ट करती है। So the next concept is dual aspect concept. Dual aspect concept means every transaction affects at least 2 accounts. Dual aspect concept ये कहता है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगा तो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन कैश, तो हमारे पास गुड्स आए यानी परचेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ा। सेम टाइम पे क्योंकि हमने कैश में परचेज करा और कैश गया है तो कैश अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ा। यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन केस ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज एटलीस्ट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, एंड द सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन दिस थिंग, टू एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। यानी अगर कोई भी चीज़ डेबिट होगी तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई क्रेडिट होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द डबल एंट्री सिस्टम इज बीइंग बेस्ड अपॉन या इज फॉर्म्ड। यानी डबल एंट्री सिस्टम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है कि हर एक डेबिट जो आइटम होगा उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट आइटम भी होगा। सेम टाइम पे एटलीस्ट 2 अकाउंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तब। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली द 2 साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट जो होती है हमारी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है, एट द एंड ऑफ मतलब जब आप P&L बनाते हैं, जब आप ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, उसके बाद जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप फाइनली एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे कि आपकी नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की है वो आपको पता चलती है। तो इन दैट केस ऑल्सो वो जो 2 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, यानी कि दोनों साइड बैलेंस्ड होती हैं और वो बताते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, सही तरीके से रिकॉर्ड किया। इवन आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे इन द कमिंग चैप्टर तो उसमें भी यही चीज़ है, ये फॉर्मूला वहाँ यूज़ होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये सिग्निफाई करता है अगर ये बैलेंस्ड आ रहा है तो आपने सारे ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड करें और कहीं पे भी कोई चीज़ मिस नहीं हुई है। तो ये जो बैलेंस शीट की साइड्स इक्वल होने का जो लॉजिक है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एंड दीज आर सम फॉर्मूलाज और इक्वेशंस वी कैन से दैट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल,
और कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल मिलेगी, एंड इन द सिमिलर वे एसेट्स अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो लाइबिलिटी और कैपिटल को आप ऐड कर दें, इसलिए वो बैलेंस्ड होती है. I hope you understood these concepts well. Like the video, share it with your friends, subscribe the channel, and thanks for watching the video.